तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिर से चर्चा है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर। बिना समय गवाए मैं चलती हूं अभिषेक जी के पास। अभिषेक जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमारा जो मुद्दा महंगाई का था वो ऑयल बॉन्ड को लेकर पहले काफी चर्चा की हमने, और इसके बाद अगर हम महंगाई देखें अभी, तो अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसमें जाहिर है कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन से वो महंगा हो जाएगा, आपकी सब्जियां महंगी हो जाती हैं, आपकी गृहस्थी का सामान महंगा हो जाता है, इससे कोई छिप नहीं सकता है। अब जब ये महंगाई बढ़ रही है, ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो इससे जनता परेशान हो रही है। और समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो ये महंगाई का मुद्दा समाजवादी पार्टी के लिए भी कितना अहम हो गया है? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी ने चुनाव से पहले भी इस बात को कहा था और इन सब चीज़ों को लेकर के, मुद्दे को लेकर के आगे वो बढ़ी भी थी। और चुनाव में बाकायदा हमने इन मुद्दों को, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, सुरक्षा हो गई, इन सब मुद्दों को लेकर के आगे बढ़े थे। लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नैरेटिव सेट करके रखा हुआ था कि जनता जनार्दन ने मुद्दों पे वोट ही नहीं डाला। उन्होंने तो सिर्फ हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, कोई और बिरादरी खतरे में, इन सब चीज़ों पे वोट डाला। लेकिन ठीक है, जनता जनार्दन का आदेश है, बिल्कुल सर्वमान्य है। लेकिन आप देखिए कि जब महंगाई बढ़ती है तो सब चीज़ें, जैसा कि अभी ओंकार सिंह जी ने भी बोला था, बिल्कुल ठीक बात है, सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। लेकिन आप देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम जनता जनार्दन के लिए काम करते हैं, आज उनका जो आप देखिए कि जिस समय प्रधानमंत्री नहीं बने थे आदरणीय मोदी जी, उस समय वो क्या स्टेटमेंट देते थे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में थी उसके लिए देते थे कि बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार कलंक का काम करती है, केंद्र में बैठी सरकार। अरे साहब, केंद्र में या स्टेट में चीजें आपने क्या की, आप तब बयान देते थे। आज क्या नजरिया हो गया? आज महंगाई कैसे और बढ़ रही है? आपको इस चीज पे भी तो ध्यान देना चाहिए। आपको याद होगा कि पिछले साल जब महंगाई पे बात हो रही थी, तब आपने कहा था कि अब कुछ नहीं बढ़ेगा, मार्केट का हवाला देने लगे। जी बिल्कुल, देखिए फिर आपने कहा कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ। हम लोग महंगाई को लेकर चर्चा कर रहे हैं और आपके जो सवाल है उनका जवाब देने के लिए अभी कोई बीजेपी से हमारे बीच मेहमान है नहीं। लेकिन अगर हम सपा की तैयारी देखें इस महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ोतरी को लेकर, तो किस तरीके से अब समाजवादी पार्टी जो है इन 5 सालों में इसको लेकर काम करने वाली है, इस मुद्दे को किस तरीके से उठाने वाली है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शिवांगी जी की आदरणीय अखिलेश यादव जी और बाकी लोग बाकायदा राज्यपाल से मिलेंगे और सड़क से लेकर के सदन तक चर्चा के साथ साथ प्रदर्शन भी होंगे, लोगों को जागरूक भी करेंगे कि ठीक है, उन्होंने, जनता जनार्दन ने अपना जनादेश दिया है, लेकिन चूक कहाँ पे हो गई? क्योंकि जब हम चुनाव के पहले आप देखिए तो यही पेट्रोल के दाम स्थिर रखे गए थे। जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी इस चीज को देखती, सरकार बनने वाली होती है या फिर कहीं पे चुनाव होने वाले होते हैं या कुछ और चीजें होती है, पेट्रोल के दाम स्थिर कर देती है, क्योंकि इन सब चीजों पे चाहे वो टैक्सेस कम कर दे, चाहे कुछ भी। लेकिन इससे हासिल क्या होता है? उस बीच का जो खामियाजा होता है वो उसके बाद भुगतती है जनता। आज आप देखिए तो क्रूड ऑयल की कीमत बाकायदा, आज का मैं अगर कहूं रेशियो, तकरीबन 99 रुपए के आसपास का क्रूड ऑयल की कीमत है, कम हुई। अब देखने वाली बात यह होगी क्या कल के दिन कम होगा, पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होगी? अगर कम होती है तो बहुत अच्छी चीज, अगर नहीं होती तब आने लगे कि महंगाई और कितनी बढ़ सकती है। सबसे बड़ी चीज ये राहुल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, क्रूड ऑयल का जिक्र जब आता है तो कहा जाता है कि अगर कच्चा तेल महंगा है तो भारत पर उसका असर दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन ऐसे में अगर हम टैक्सेस की बात करते हैं पेट्रोल डीजल पर लगने वाले, तो कहा जाता है कि एक समान टैक्स जो है वो देश के विकास में काम करता है, लेकिन अधिक टैक्स अगर वसूला जाए तो आम जनता की जेब पर असर डालने लगता है। मैं आपके नजरिए से समझूंगी, ये जो टैक्स लिया जा रहा है पेट्रोल डीजल पर, जिसकी वजह से हमें पेट्रोल जो है, डीजल जो इतना महंगा मिलने लगा है कि 100 के पार चला गया है, तो कितना टैक्स आपके हिसाब से लेना चाहिए राज्य सरकारों को और गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से तेल की कीमतें जो है उनमें थोड़ा सा ब्रेक लग पाए? देखिए, ये मैंने पहले भी कहा है आपके चैनल पे और कई जगह, कई प्लेटफॉर्म्स पे कहा है। ड्यूरिंग कोविड पीरियड जब महंगाई पे हमारा डिबेट हुआ था, इन्फ्लेशन, महंगाई पे, जॉब लॉस पे, तब भी कहा था, आज भी कहता हूँ, कई प्लेटफॉर्म्स पे मैंने, कई दूसरे चैनल्स पे भी मैंने कहा है कि जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है ऐसे टाइम में, खासकर इस तरह का जो टफ टाइम होता है, उसमें निश्चित रूप से पेट्रोल डीजल होता है। और ये, इसको मैं आप लोगों को ऐसे समझाना चाहूँगा। आप देखिए, दुनिया में जो हमारे लिए आइडियल इकोनॉमीज़ हैं, जिसको कि हम स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ बोलते हैं,
आप यूएस का इन्फ्लेशन देखें, वो बढ़ के वहाँ रेट जो है वो 7.9 हो गया 7.5 से, बिकॉज आप प्राइसेस का संबंध सीधे सीधे पेट्रोल डीजल का भी प्राइसेस का संबंध सीधे सीधे आप इन्फ्लेशन से आप कनेक्ट करते हैं। देयर इज अ कोरिलेशन, दोनों के बीच में कोरिलेशन है, इसलिए मैं इस तरीके से समझाना चाहता हूँ। आप यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो 7.9 है, 7.5 से बढ़कर हो गया है। ब्राज़ील का इन्फ्लेशन 10.79 है और यूके का इन्फ्लेशन 6.2 है। ये मैं आपको फरवरी का डेटा दे रहा हूँ। तो आप देखें कि इन्फ्लेशन एक, फिर से मैं कहना चाहता हूँ, ये ग्लोबली है। मैं इस बात से, इस आर्गुमेंट को बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता हूँ कि सरकार जो है वो इलेक्शन के कारण वेट कर रही थी कि हम पेट्रोल डीजल प्राइसेस इंक्रीज करेंगे। अगर ऐसा है तो यूएस में आज पेट्रोल का प्राइसेस बढ़ के 86 रुपीज़ हो गया, जो हाईएस्ट है। निश्चित रूप से वहाँ इलेक्शन हो चुकी है काफ़ी पहले प्रेसिडेंट की, तो यह आर्गुमेंट डिस्क्वालीफाई होता है। ये कोई आर्गुमेंट नहीं है, एक ग्लोबल कंपल्सन है, एक क्राइसिस के बाद का टाइम है, टफ टाइम है। सरकारों को, इंडिया की गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट्स हो या दुनिया में कोई भी देश हो, आज सर्वाइवल के लिए, सस्टेनेंस के लिए उसको टैक्स को इंक्रीज करना होगा। टैक्स के थ्रू ही रेवेन्यू आएंगे और वही रेवेन्यू यूज होगा हमारे लोगों के डेवलपमेंट के लिए, डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के लिए। आपने कहा टैक्स तो मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन जो आम लोग हैं ना, जो हमारे देश में इस वक्त कमा खा रहे हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके लिए ये बड़ी समस्या भी बन चुकी है। तो ऐसे में ये लोगों की बड़ी समस्या कैसे दूर, इस पर भी सरकार को, आपको लगता है ना कि सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए जीएसटी का भी हवाला दिया जाता है। राहुल जी, आती हूँ मैं आपके पास। ओमकार जी, पहले एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है मेरा राहुल जी से, आती हूँ ओमकार जी, आती हूँ, बस एक मिनट। जीएसटी का भी जिक्र देखिए किया जाता है राहुल जी की, सरकार को जीएसटी के बारे में भी बता देना। राहुल जी को ही बताना चाहता हूँ, एक मिनट जी, राहुल जी को ही बताना चाहता हूँ मैं। राहुल जी एक बात मेरी सुन ले, अगर आवाज में जा रही हो आपके पास। मैं करेक्ट करवाती हूँ उसको राहुल जी। अच्छा, तो सुन लीजिए। हाँ, सुन लीजिए। ज्वाइंट फैमिली पहले हुआ करती थी और जो घर का एक मालिक होता था तो वो घर का खर्च चलाया करता था। उसमें कुछ लोग बाहर नौकरी करते थे, तो जब घर में सूखा पड़ता था या कोई कमी पड़ती थी तो वो सबको कहता था भाई इतना पैसा एक्स्ट्रा दो, तो वो अपना काम करता था। लेकिन वो घर के अंदर कटौती भी करता था कि भाई आज तुम ये कर रहे हो, थोड़ा तुम्हारा खर्चा हम ये कर दे रहे, ताकि जो ये पैसा दे रहे ये काम हो जाए। ये नहीं करता था कि नहीं तुम तो हमको और पैसा दो, यहाँ खर्चा बिल्कुल कम नहीं होगा। तो जब महंगाई बढ़ रही हो, किसी चीज़ से परेशानी हो, कोविड की महामारी रही हो, व्यापार ठप करके बैठा हुआ है, बेरोजगार सड़क पर है इस समय, आप जो है 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो कम से कम इतना करिए कि आप उस तेल को भी ऐसा कम कीजिए कि बाकी चीजों पे कंट्रोल हो, लोग सके। अगर नहीं करेंगे, खाली आप टैक्स ही लेते रहेंगे तो कोई नहीं उठ पाएगा, सब बैठ जाएंगे। ओमकार जी, व्यापारी अपना व्यापार कर पाएगा, उत्पादन नहीं हो पाएगा ठीक से, और जब उत्पादन नहीं होगा तो हम मार्केट में खड़े नहीं हो पाएंगे। ओमकार जी, आपने घर की मुखिया का एक उदाहरण देते हुए समझाया कि जब चीजें डिसबैलेंस होती तो हम कटौती भी करते हैं। जो आपने राशन का मुद्दा भी यहाँ पर रखा, उसको जोड़ते हुए कि हम जब राशन भी देते हैं तो उसमें भी हमें कटौती, उसी में हमें कटौती करने की आप बात करें, मैं समझ नहीं पाई किस चीज में सरकार को आपके हिसाब से कटौती करनी चाहिए जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल पर असर पड़ जाए। सरकार को कटौती इस तरह से करनी चाहिए कि आज पेट्रोल और डीजल बढ़ा हुआ है, आपने पेट्रोल डीजल इसलिए बढ़ा दिया दाम उसके अंदर कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई है। टोल टैक्स बढ़ाने की क्या जरूरत थी साहब? टोल टैक्स तो आप कम कर सकते थे, धीरे धीरे उसको वसूलते रहते, क्या दिक्कत हो जाती? वो तो नहीं बढ़ रहा था ना, उसका तो कच्चा दाम नहीं बढ़ गया था। इसी तरह से आप चीजों को चेक कीजिए कि कहाँ आप रोक सकते हैं। तो आपके हिसाब से ओमकार जी कहाँ बेफजूल खर्ची कर रही है सरकार आपके हिसाब से, और कहाँ फिजूल खर्ची है? सरकार फिजूल खर्ची कर रही है, सरकार फिजूल खर्ची कर रही है और उस फिजूल खर्ची को सरकार को रोकना पड़ेगा। सरकार जब रोकेगी तभी काम बनेगा। आप अपना घर संभाल के रखिएगा, सजा के रखिएगा। तो आप एक एग्जांपल दें, देखिए फिजूल खर्चा मैं बता रहा हूँ। आज जो कर रही है ये लोकसभा, मैं सवाल इसलिए कर रही हूँ, आप फिजूल खर्ची का अगर यहाँ पर जिक्र कर दे तो मैं चाहती हूँ फिजूल खर्ची को आप बताइए भी तो कि कहाँ पर सरकार फिजूल खर्ची करी और कहाँ फिजूल खर्ची को कंट्रोल कर। जो पार्लियामेंट जैसे पार्लियामेंट बन रही है इस समय, इस महंगाई के दौर में अगर पार्लियामेंट रोक दी जाती, 4 साल के बाद अगर इसको लिया जाता तो कोई बुरी बात नहीं थी, आपका एक खर्चा बचता। इस तरह के 50 खर्चे हैं जो ये रोक सकते हैं। हाँ,
मतलब आप बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, आप बुलेट ट्रेन पार्लियामेंट को को थोड़ा सा देखिए, रोक जब देते से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है लगातार आगे बढ़ा इसको देते लेकर उसको। कहता रहा है, लेकिन पार्लियामेंट जो बन रहा है ना, वो ओमकार जी आपको लगता है फिजूल खर्चा है? मैं राजमहल बनाने के लिए फिजूल खर्चा है। अच्छा। हम मकान तब बनाते वहाँ पे हैं क्या जब सिर्फ हम क्या बीजेपी के कहते हैं लोग ही और बैठ चीजें रहे हैं? पूरी कर लेते हैं। मकान पहले बना अच्छा। के और सड़क पे आ जाए तो क्या करें? मकान तो बीजेपी कहती है बीजेपी बना और रहे हैं। कांग्रेस की बात आप नहीं, अगर कांग्रेस कर पार्लियामेंट को रही है कैसे तो हम फिजूल कांग्रेस खर्चा को भी बता आलोचना सकते हैं करते ना? हैं। अगर आप पार्लियामेंट को कांग्रेस कैसे सुन फिजूल का खर्चा लीजिए, बता सकते शिवांगी हैं? बहन आप भी कांग्रेस तो वहाँ अगर ये करती बैठेंगे तो हम ना, कांग्रेस को आप भी भी तो वहाँ कहते हैं कि बैठेंगे गलत ना, कर रही आप भी तो वहाँ है। आज बैठेंगे अगर ना। कांग्रेस उस कर रही प्रोजेक्ट को होती लेकर तो बहुत कांग्रेस को भी हल्ला कहते हुआ गलत कर रही है। आप राहुल जी मैं आपके कह पास तो है, रहा हूँ अभिषेक जी के पास कि है, अगर उनकी बात बहुत कांग्रेस कम इस है। बात को कहती नहीं नहीं, आप पार्लियामेंट को कैसे ओहो। फिजूल खर्चा कह सकते हैं? राहुल जी नहीं, आपके मैं कह पास। रहा हूँ कांग्रेस, मैं राहुल कह जी रहा कुछ हूँ कहना कि चाहते हैं, अब सुन लीजिए, सुन लीजिए, कांग्रेस अगर सुन लीजिए, करती इस ओमकार जी, बात को तो हम अभिषेक जी कांग्रेस को बहुत भी देर से कह देंगे इंतजार उसकी कर रहे हैं, गलती आप थी। राहुल जी से जवाब ले लीजिए और आप पार्लियामेंट को फिजूल खर्चा ना ही गए तो बेहतर होगा। आती हूँ राहुल जी आपके पास, जवाब। राहुल जी आपको आवाज मिल रही है? आप यहाँ बैठ के पार्लियामेंट के बारे में बात कर रही हैं। राहुल जी आपको सुनिए बहन, आप यहाँ बैठ के बात कर रही हैं। बताएं आपकी आवाज। रुक जाइए, आप रुक जाइए ओमकार जी। शिवांगी जी आपकी आवाज ओमकार जी रुक जाइए, अभी मैं सुन पा रहा हूँ। शटर डाउन कीजिए इनका। ओमकार जी रुकते ही नहीं बीच में, ना, मेरी बात बोलिए सुन राहुल लीजिए। जी। जो आपने अरे मेरा शटर डाउन ओमकार जी रुक जाइए, मैं जो शटर बताना डाउन चाह कीजिए रहा इनका, हूँ क्योंकि बात नहीं पूरी हो पा रही किसी मेहमान की। राहुल जी आपके पास। शिवांगी जी ऐसा जी। है, मैं ओमकार जी को यह बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं पार्लियामेंट की बात, ऑफ कोर्स द हाईएस्ट बॉडी है इस कंट्री की, और नया पार्लियामेंट बनना का डिसीजन पे मैं कुछ नहीं कमेंट करना चाहूंगा, लेकिन इनको मैं बताना चाहता हूं। हमने एक इनसे एग्जाम्पल पूछा, आप बताइए कि कहाँ पे फिजूल खर्चे, इन्होंने हाँ। पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट की बात हाँ, बताई। हाँ, न्यू और पार्लियामेंट कितने की बात सारे कर रहे ऐसे हैं। एग्जाम्पल आप कितने दूसरे एग्जाम्पल आप हम इनसे पूछ सकते हैं। दूसरे कौन से एग्जाम्पल है, कहाँ पे फिजूल खर्ची है? देखिए जो पुराने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जितने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, यदि उनको हम हॉल्ट करें तो उसका सीधा सीधा असर एम्प्लॉयमेंट पे पड़ेगा, उसका सीधा असर हमारे जीडीपी पे पड़ेगा। हाँ। और जो एक इकोनॉमिक्स का बेसिक थ्योरी है कि निवेश मांग को बढ़ाती है, इन्वेस्टमेंट क्रिएट्स द डिमांड, तो हम इन्वेस्ट करेंगे, नए प्रोजेक्ट्स लाएंगे, तभी ग्रोथ होगा, तभी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तभी डिमांड्स बनेंगे मार्केट में। तो इसलिए आप यह कहना चाहते हैं कि हम कुछ प्रोजेक्ट्स को बंद कर दें और उस पैसे को सब्सिडी के रूप में पेट्रोल डीजल के लिए लगाएं, तो आपके पास सॉल्यूशन हो तो हम भी जानना चाहेंगे। आज हम भी इस चैनल के थ्रू सीखना चाहेंगे कि आखिर ये कौन सा प्रारूप की बात कर रहे हैं। बस सिर्फ क्रिटिसाइज करना तो बड़ा आसान है, बट आज यह प्रारूप आप कुछ बताएं नया, हमें हम सीखें, सरकारें सीखें, दुनिया की सरकारें सीखें, क्योंकि सबके पास मजबूरी है। बिल्कुल राहुल जी। अभिषेक जी मैं आपके पास आ रही हूँ, माफी चाहती हूँ देर से आई, क्योंकि लगातार चर्चाएं चल रही थी। देखिए जैसा कि राहुल जी बता रहे थे अभी, वो यूएस और बाकी जगह से कंपेयर कर रहे थे, तो वो कंपेयर जब कर रहे थे तो उनको ये भी बताना चाहिए कि भारत की और उनके अर्थव्यवस्था में कितना अंतर है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, वहाँ के पेट्रोल, जैसे मैं हांगकांग की बात कर लूँ तो आज 104, आप वहाँ के और इंडियन दोनों में जगह पे आप कंपेयर कर लीजिए तो वो भी आपको पता चल जाएगा। मुझे ज़्यादा, क्योंकि आपसे ही मैं अर्जित करूँगा, अगर कुछ करेक्शन कर दीजिए तो वहाँ पे लगभग 174 से 100 लगभग 76 के आसपास या 80 के आसपास का पेट्रोल है वहाँ पे, और हम कितना दे रहे हैं, हमारी आमदनी कितनी है, उनकी आमदनी कितनी है, इसके बारे में भी आपको चर्चा के विस्तृत रूप से बताना पड़ेगा अगर आप किसी दूसरी जगह से आप कंपेयर करेंगे तो। नंबर एक बात, देखिए कंपेयर करने के लिए आप किसी जगह से कंपेयर करें, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। आपकी जो बिल्कुल सोच है वो वाजिब सोच होगी, लेकिन मेरी जो सोच है, मैं बिल्कुल सरकार को आईना दिखाने का काम करूंगा, क्योंकि वो मेरा काम है, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आप सरकार के ऊपर प्रश्न खड़ा करेंगे। ग्लोबल फेनोमेना को कैसे डिनाई कर सकते हैं अभिषेक जी? आप ग्लोबल फेनोमेना को कैसे डिनाई कर सकते हैं? तो आप सारी चीजों के पैटर्न पे, आदरणीय राहुल जी, आप सारी चीजों के पैटर्न, प्राइसेस वहां पे पेट्रोल का ज्यादा है या नहीं है दूसरे कंट्रीज में? आप इस बात को, अब श्रीमान जी आपको याद दिला दूं, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब अगर आपने ये बात कही तो सुन लीजिए कि श्रीमान जी अपने भारत में गोरखपुर से सामने ला रहे हैं। श्रीमान जी सुन तो लीजिए, मैंने अगर आपसे बात की तो आप उसको सुनिए भी। अपने भारत के उत्तर प्रदेश में ओंकार, आदरणीय ओंकार जी, मैं इनको याद दिला दूं कि डेवलप गोरखपुर से, सुन लीजिए, गोरखपुर से बाकायदा नेपाल में जाकर के लोग पेट्रोल लेकर के आ रहे हैं। आदरणीय, नेपाल से जाकर के लोग पेट्रोल लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि उनको 15 से 20 रुपए सस्ता पड़ जा रहा है, उनके लिए यह सहूलियत हो रही है। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो शिवांगी जी मुझे करेक्शन कर दें।
या मैं कहूंगा आप करेक्शन कर दीजिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। राहुल नंबर जी, एक बात, राहुल जी वक्त कम है, मैं चाहती हूँ अभिषेक जी के सवालों बहुत का आप सही जवाब कह रहा है। दीजिए। नहीं, आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है बिल्कुल। जी राहुल जी, अभिषेक जी जिक्र कर रहे हैं कि भारत में जो लोग हैं वो नेपाल जाकर पेट्रोल वहां पर सस्ता है इसलिए वहां से डला रहे हैं, उनको यहाँ पर महंगा पड़ रहा है, तो इसको भी वो कंसीडर करने के लिए कह रहे हैं। आप देखिए स्थिति क्या है। देखिए, ये मैं तो इस पर यह कहना चाहूँगा कि अभिषेक जी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, और मैं उनसे यह कहना चाहूँगा कि उनकी अपनी आइडियोलॉजी बेस्ड आर्गूमेंट्स है, लेकिन जो एक परवेसिव आइडियोलॉजी है, जो सच्चाई है वह यह है कि ग्लोबली ये एक कंसर्न है, एक इशू है, प्राइस राइज है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। मुझे एज एन आप एक्सपर्ट कहेंगे तो गवर्नमेंट के पास कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, कोई दूसरा इंटरवेंशन नहीं है, और ये इस बात से यह तर्क एस्टैब्लिश होता है कि इंडिया ही नहीं दुनिया के लगभग सारे देशों में यह समस्या है, प्राइस राइज है, इन्फ्लेशन है, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हाई हो रहे हैं, और इसमें जो अभी राहुल जी मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन आपको अर्थव्यवस्था के बारे में बिल्कुल जिक्र करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। जब अगर आप यूएस से कंपेयर करते हैं इंडिया को, तो आपको नेपाल को इंडिया से कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे पेट्रोल सस्ता है, तो ये तो इंडिया में किस हिसाब से टैक्सेस पड़ रहे हैं उसके बारे में भी आप देखिए। मैं वही चीज जैसा आपने पहले एक बार क्रिटिसाइज किया था, उन्हीं चीजों को लेकर मैं आगे कह रहा हूं। अब इंडिया और नेपाल का आप कंपेयर करेंगे तो मेरे पास जवाब नहीं होगा। मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आप बांग्लादेश का कंपेरिजन करेंगे तो मैं इसलिए कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। इंडिया का जीडीपी और नेपाल का जीडीपी क्या जमीन आसमान का अंतर है? आप ऐसा उदाहरण ला रहे हैं, तो मैं इस पे क्या बोलूं? चर्चा का समय आप बस क्रिटिसाइज करने के लिए अभिषेक जी बस हो गया, अभिषेक जी हो गया कंपेयर की बात नहीं करें, क्योंकि जहां पर भी हम कंपेयर करते, जिन पड़ोसी देशों को हम कंपेयर करते कि वहां पर पेट्रोल डीजल के दाम कम है, तो अगर वहां पर हम देखें तो स्वास्थ्य के मुद्दे पर और विकास के मुद्दे पर, तमाम चीजों पर वो बहुत पीछे भी है भारत से। इस चर्चा को मैं यहीं पर समाप्त कर रही, लेकिन जो महंगाई का मुद्दा है, जो पेट्रोल डीजल का बढ़ता रेट है, वो जनता को फिलहाल अभी तो परेशान कर रहा है, और इसी के लिए अब सरकार को ये चाहिए ध्यान दे कि जल्द से जल्द बढ़ते दामों पर लगाम लगे, ताकि बाकी जो महंगाई की दिक्कतें हैं उनसे आम जनता यहां पर दूर हो थोड़ा। धन्यवाद।